हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। तो हम लोग अगला लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, यानी कि लेक्चर नंबर 8। यूनिट 1 हम लोग कवर कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक अगला सेक्शन है यूनिट 1 का, जो है रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं, यानी कि जो फोर्स है, जो बल है, उसको हम लोगों को रिजॉल्व करना है। उसको क्या करना है, हम लोगों को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व में क्या आ रहा है, रीसॉल्व, यानी फिर से सॉल्व करो। रीसॉल्व का मतलब क्या हुआ, फिर से सॉल्व करना। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको फिर से सॉल्व करेंगे किसी भी फोर्स को। ठीक है, डेफिनेशन मैंने पहले लिखा है, अब उसको हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन में है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप। क्या बोल रहा है कि ये एक विधि है। क्या है, ये एक विधि है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, विधि है। तो ये कौन सी विधि है, स्प्लिटिंग अप, यानी स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। इस स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना या विभाजन करना। ठीक है, इस स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना या विभाजन करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसी विधि को जिसमें हम लोग विभाजन कर रहे हैं अ गिवन फोर्स, यानी एक यदि कोई फोर्स दिया हुआ है उसका हम लोग विभाजन कर रहे हैं इनटू, कितना में विभाजन कर रहे हैं, अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि उसके ही बहुत सारे कंपोनेंट्स में हम विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में विभाजन कर तो रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी, यानी कि अगर वो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है तो उसके वजह से जो इफेक्ट होगा, यानी उसका जो प्रभाव होगा उस बॉडी के ऊपर में, वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हम इस तरह से उसको तोड़ेंगे, उस तरह से उसको विभाजन करेंगे। इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। तो मैं इस पे अब थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा आपके लिए। इसमें क्या है कि हम लोग जो तोड़ते हैं फोर्स को, एक्चुअली में हम लोग उसी फोर्स को जो है दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, उसी फोर्स को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, लेकिन जब हम लोग उन दोनों भागों को मिलाएंगे मैकेनिक्स के इक्वेशंस के थ्रू, तो दोनों भाग जो है मिल करके वही फोर्स बनेंगे। अब हम लोग देखते हैं किस तरह। तो इसमें जो है एक फोर्स, मान लीजिए कि आपका कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स आपका कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा है, किसी भी जगह पे, किसी भी स्पेस में एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को यदि हमको बांटना है, यानी रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास दो एक्सिस है, क्योंकि 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रिजॉल्व हमारा 2 एक्सिस में होगा। एक एक्सिस होगा हमारा वाई एक्सिस और दूसरा एक्सिस होगा हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक हमारा वाई एक्सिस होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस को जो है हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो कोई यदि आपको बोले कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो आपको समझ जाना है कि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, यानी ये वाले लाइन की बात कर रहा है। मैं इसको जनरल टर्म में लेटा हुआ मानता हूं, जो लेटा हुआ है एक्सिस। ठीक है, किसी जगह पे वो लेट गया है। और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस है। कोई बोलेगा वर्टिकल एक्सिस कौन सा है, तो ये वाई एक्सिस होता है। इसको मैं मानता हूं ये खड़ा है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है। अब ये दोनों एक्सिस मिला के दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये तो आपको पता ही है, यानी वाई और एक्स एक्सिस मिला के 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। लेकिन उन दोनों के बीच में हमारा एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो एक्ट करेगा तो निश्चित रूप से इसकी डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है। तो हम अगर F इसका मैग्नीट्यूड मान रहे हैं, यानी ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो थीटा हमारा क्या है, डायरेक्शन, यानी कि दिशा। इससे हमको ये पता चलता है कि फोर्स जो है एक्चुअली में किस तरफ से लग रहा है, फोर्स वास्तविकता में किस तरफ से लग रहा है और कितने डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, एंगल में हम लोग ये चीज निकालते हैं। तो जब ये
हम लोगों के पास कुछ इस तरह का सिनेरियो रहेगा। तो ऐसी स्थिति में एक फोर्स को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फोर्स को दो एक्सिस में बांट देते हैं। एक भाग जो आएगा वो आएगा एक्स एक्सिस के पास। तो जो भाग एक्स एक्सिस के पास आएगा उसमें हम लिख देते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बराबर हो जाएगा, एंगल थीटा है, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ कॉस थीटा। यानी कि एक फोर्स जो है आपके एक्स एक्सिस पे आएगा जो एफ कॉस थीटा होगा, और जो वाई के पास जाएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। यानी कि यही फोर्स जो है आपका दो भाग में बट जाएगा। एक भाग आएगा यहाँ पे एफ, मैं दूसरे पिक्चर में बनाता हूँ, दूसरे फोटो में बना देता हूँ एक और, आप यदि यहाँ पे बनाएं एक्स और वाई एक्सिस, तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है ये अब इस एक्सिस पे आ जाएगा जो होगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब यही फोर्स बन करके अब ऐसा बन गया है। कैसा बन गया है, तो इस तरह का बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम फोर्स को दो भाग में तोड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स। अब हम लोग जो बात करेंगे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की, वो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट हमारा यही होता है। यानी एक फोर्स का जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट होगा वो हमारा एफ एक्स एंड एफ वाई होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो जब भी आपसे कोई बोलेगा कि एक फोर्स का ऑर्थोगोनल कंपोनेंट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि एक कंपोनेंट होगा x के लिए जिसको हम लोग f cos थीटा बोलते हैं, और दूसरा कंपोनेंट होगा y के लिए जिसको हम लोग f sin थीटा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है कि ये जो थीटा एंगल है ये हमारे x एक्सिस से होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कौन से एक्सिस से होना चाहिए, एक्स एक्सिस से। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर एक्स एक्सिस से ये नहीं होगा तो यहाँ पे जो है चीजें बदल जाएंगी। अगर आप वाई एक्सिस से थीटा को लेते हैं तो यहाँ पे जो एक्स के पास कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, और वाई के पास जो आएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए हम लोग किसी एक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, वो होगा हमारा एक्स एक्सिस से एंगल, और एक्स एक्सिस से जब एंगल लेंगे तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस हैं उसके अंतर्गत, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से इक्वेशंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो अगला जो सेक्शन है वो है हमारा मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स बाय रिजोल्यूशन। सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को क्या करना है, जब हमने फोर्स को दो भाग में तोड़ दिया, यानी कि एक भाग जो है वो x के पास गया और दूसरा भाग जो है वो y के पास गया। ठीक है, तो जो हम लोगों ने x और y के पास तोड़ दिया है दोनों भागों को, तो अब हम लोगों को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए। यानी कि एक फोर्स तो होगा नहीं, मान लीजिए एक से अधिक फोर्स है। ठीक है, जब एक से अधिक फोर्स है और इस तरह से लग रहा है कि उसका अता पता आपको नहीं है, कौन से एंगल से लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, तो मैंने यहाँ लिखा है, जब आप विभाजन कर देते हैं x और y एक्सिस पे, तो आपको क्या करना होता है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड देयर अलजेब्रिक सम। क्या बोल रहा है, सभी फोर्सेस को आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर दीजिए। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस के अलोंग, यानी जितने भी फोर्स हैं वो x एक्सिस पे आ जाएंगे। ठीक है, x एक्सिस का पहले रिजोल्यूशन करेंगे, उसके बाद दूसरा बोल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स। यानी एक से अधिक फोर्स है तो सिग्मा लगेगा, और फोर्सेज इन x डायरेक्शन, यानी सिग्मा ऑफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन x डायरेक्शन। दूसरा काम करेंगे, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेज वर्टिकली एंड फाइंड देयर अलजेब्रिक सम। यानी सारे फोर्सेज को वर्टिकली रिजॉल्व करना है, यानी विभाजन करना है y एक्सिस के अलोंग। जब सारे फोर्सेज y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व हो जाएंगे, तब हम लोगों को उनको जोड़ देना है, अलजेब्रिक सम करना है। यानी कि क्या निकालना है, समेशन ऑफ फोर्सेज इन y डायरेक्शन, यहाँ पे x डायरेक्शन, यहाँ पे y डायरेक्शन।
जब ये दोनों काम हम कर लेंगे उसके बाद हमारा जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो होता है रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। दूसरा जो होता है ये तो आ गया आपका मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये मान बता रहा है मैग्नीट्यूड। दूसरा आएगा मान बताएगा तो डायरेक्शन यानी दिशा भी चाहिए रिजल्टेंट की। तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो थीटा से दिखाएंगे, जो होता है tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। यानी जो एफ वाई है और एफ एक्स है इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में रख देंगे और tan इनवर्स उसका ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट। कुछ फोर्सेज जो हैं वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, एज शोन इन द फिगर। कैसा दिखाया गया है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि आपको क्या निकालना है, मान निकालना है और साथ ही साथ दिशा निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स की। ठीक है, अब आपके सामने में कैसा फिगर है, तो मैंने क्या बताया था, 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशंस में क्या आएंगे, एक्स एक्सिस आएगा और वाई एक्सिस आएगा। एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस है। अब आपके पास जो फोर्सेज लगे हुए हैं, यहाँ आप देखिए 20 न्यूटन का एक फोर्स है जो 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, यानी एक्स एक्सिस से 30 डिग्री से इंक्लाइंड है और पहले क्वाड्रेंट में है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह से 4 विभाजन होता है, तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चारों क्वाड्रेंट आपके पास ये सामने में है। अब इसके अनुसार जो है हम लोगों को फोर्स का विभाजन करना है, यानी रिजोल्यूशन करना है। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको होने वाला है। तो इस टेबल में जो साइन 0 है उसका वैल्यू लिखेंगे, 30 का वैल्यू लिखेंगे, 45 का वैल्यू लिखेंगे, 60 का वैल्यू लिखेंगे और 90 का वैल्यू लिखेंगे। इसीलिए क्योंकि हम लोगों को इसके इक्वेशन में इसका इस्तेमाल करना होगा। अब अगर हमको इसका वैल्यू लिखना है तो 0 का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग के पास एक ट्रिक है। हम क्या करते हैं, साइन का जो भी वैल्यू लिखते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं √0/4। ऐसे स्टार्ट कीजिए, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 एंड √4/4। तो √0/4 कितना आएगा, 0। √1/4 क्या आएगा, 1/2। √2/4 क्या आएगा, 1/√2। √3/4 कितना आएगा, √3/2 और √4/4 क्या आएगा, 1 आएगा। कॉस में आप 90 वाले को 0 में लिख दीजिए, यानी ये उल्टा होगा, यानी कॉस 0 आएगा 1। कॉस 30 जो है वो साइन 60 के बराबर होगा, यानी √3/2। ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। यानी इसमें जो हम आगे चलेंगे इसमें जो है वो हम पीछे ले लेंगे। इस वाले का वैल्यू यहाँ आएगा, इस वाले का वैल्यू यहाँ आएगा, यहाँ इसका वैल्यू यहाँ आएगा, इसका वैल्यू यहाँ आएगा और इसका वैल्यू वहाँ चला जाएगा। ठीक है, आसान ट्रिक है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको करना होगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो आप कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम लोगों के पास 3 फोर्स है। टोटल कितने फोर्स हैं, 1, 2 और 3 फोर्स हैं। एक फोर्स तो हमारा बेचारा सीधा खड़ा है 25 न्यूटन पे, वो लग रहा है 25 न्यूटन का लग रहा है वाई एक्सिस पे, पर बाकी जो 2 फोर्स हैं वो तो आपके बीच में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो इनका हम लोगों को विभाजन करना होगा। विभाजन यानी कि रिजोल्यूशन।
ठीक है, तो जब रिजॉल्व करेंगे तो एक और डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे छोटा सा, और उसमें सिर्फ रिजॉल्व किए हुए फोर्सेस को लिखेंगे। पहले 20 न्यूटन है, तो हम देखेंगे कि 20 न्यूटन जो है ये हमारा एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमारे पास जो मैंने नियम बताया था कि एंगल आपके एक्स एक्सिस से होना चाहिए, वो तो फुलफिल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो लिख देंगे हम यहाँ पे 20 cos 30, ठीक है, 20 cos 30। y कंपोनेंट जो है इसी का वहां चला जाएगा 20 sin 30। अब जब हम इसको यहां लिख देंगे तो ये 20 वाला फोर्स का जो है काम खत्म हो जाएगा, यानी 20 वाला फोर्स वहां नहीं रहेगा क्योंकि हमने इसको विभाजित कर दिया है। ठीक है, दूसरा जो फोर्स है वो है हमारा 25 न्यूटन का। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 25, इसको मैं विभाजित अगर करूंगा तो 25 न्यूटन जो है ये 90 डिग्री से इंक्लाइंड है। कितने एंगल से इंक्लाइंड है, यहां से 90 डिग्री से इंक्लाइंड है। देखिए इसको समझिए, तो 90 डिग्री से जब इंक्लाइंड है तो x के पास आएगा तो 25 cos 90, y के पास जाएगा तो 25 sin 90। तो 25 cos 90 जो यहां आएगा तो 25 cos 90 कितना है, 0, इसीलिए इसका वैल्यू यहां 0 हो जाएगा। तो y पे जो रहता है उसका x कंपोनेंट 0 रहता है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। दूसरा जो है 25 sin 90, तो sin 90 कितना है 1, तो 25 गुने 1 कितना हो जाएगा 25, इसीलिए ये y पे ही रहेगा। समझ गए बात को। चलिए, तो बीच में जो फोर्स रहेगा उसको हम लोग विभाजन करेंगे, बाकी x पे जो रहेगा उसको x पे ही रहने देंगे, y पे जो रहेगा उसको हम y पे ही रहने देंगे। ठीक है, अब 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो भी विभाजित होगा, तो एक भाग आएगा इसका यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे 30 cos 45। ठीक है, ये नेगेटिव लाइन पे है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ माइनस लिखना है, अभी नहीं लिखना है, आप इक्वेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो y पे जाएगा वो हो जाएगा 30 sin 45। ठीक है, अब ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है। ठीक है, विभाजित हो गया है, तो दूसरा जो स्टेप था जो हम लोगों ने किया था कि विभाजन करने के बाद उसका अलजेब्रिक सम लेना है। तो फर्स्ट जो अलजेब्रिक सम लेंगे हम लोग समेशन ऑफ fx लेंगे, यानी जितने भी फोर्स x एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जो x एक्सिस पे इस तरफ का फोर्स है वो हमारा पॉजिटिव रहता है, और इस तरफ का जो फोर्स है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स आ जाएगा 20 cos 30, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस 30 cos 45। ये हमारा सिग्मा fx हो जाएगा, यानी रिजॉल्व करने पे फोर्स का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, इसका एक वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है समेशन ऑफ fy लिखेंगे। जब समेशन ऑफ fy लिखेंगे तो सिर्फ y एक्सिस का फोर्स को लिखेंगे। टोटल कितना है, 3 फोर्स है और तीनों जो है पॉजिटिव है, तो तीनों को आपको जोड़ लेना है, क्योंकि नीचे आता तब नेगेटिव होता, ऊपर जा रहा है तब पॉजिटिव होगा। तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, कितना होगा 20 sin 30 प्लस 25 प्लस 30 sin 45। इसको भी हम लोग जोड़ के एक वैल्यू निकाल लेंगे। जब दोनों का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा तो हम इसके बाद रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, जिसका वैल्यू होगा रूट अंडर सिग्मा fx का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा fy का होल स्क्वायर। जब हम इसमें डालेंगे इन दोनों के वैल्यू को तो कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे न्यूटन्स में, वो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद इसका डायरेक्शन निकालेंगे, थीटा बराबर तो हो जाएगा tan इनवर्स सिग्मा fy अपॉन सिग्मा fx। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू डालेंगे और उसके बाद कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसका वैल्यूज आपके सामने में पुट कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं। अगर fx को निकालेंगे तो ये आएगा माइनस में, माइनस 3.89 न्यूटन। fy को निकालेंगे तो आएगा 56.21 न्यूटन। जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो आएगा 56.34 न्यूटन के अप्रॉक्स, और थीटा जब निकालेंगे तो आएगा tan इनवर्स 14.44। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे एंगल में, कैलकुलेटर में डाल के, तो वो हमारे पास उसका डाटा आ जाएगा। अप्रॉक्स हमको लगता है ये 40 डिग्री के आसपास में आएगा, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 40 डिग्री के आसपास में आ जाएगा। तो हम लोगों को इससे क्या समझना है, इससे हम लोगों को ये समझना है कि ये जितने भी फोर्स थे
उन सभी फोर्सेस के बदले में सिर्फ एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। यानी जो फोर्स इधर उधर था उन सब के बदले एक फोर्स लग रहा है, वो है हमारा 56.34 न्यूटन का। और इसका जो लोकेशन होगा, यदि हम लोगों को लोकेशन बनाना होगा रिजल्टेंट का, तो हम फिर से बना लेंगे x और y एक्सिस और देखेंगे कि x जो है वो माइनस है और y जो है वो प्लस है। तो y प्लस है ऊपर और x हमारा माइनस है इधर, ठीक है। यानी कि इसमें, इस वाले एक्सिस में और इस वाले एक्सिस से मिला के क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि आपका रिजल्टेंट जो है इसी क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है? 56.34 और एंगल कितना है? 40 डिग्री के आसपास। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा और एंगल हो जाएगा थीटा बराबर 40 डिग्री और रिजल्टेंट बराबर 56.34 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट निकालने का तरीका है रिजोल्यूशन के थ्रू। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हम लोग और भी एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, उसमें मैं अच्छे से विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।